Hello everyone. So in this video series we are discussing the PYQs and so discussion of PYQs are not that new, but what new is and what required is that अगर हमें वही सारे PYQs चैप्टर वाइज मिल जाएं, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हों, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर सेग्रीगेट होंगे तो हमें एक बात समझ में आएगा, जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, राइट, उन ऑप्शंस को उन ऑप्शन से एक हम लिंकेज ड्रॉ कर लेंगे, राइट। और फ्यूचर की जो हाई यील्डिंग प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनके लिए हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो प्रीसेट सीरीज़ है, ठीक है, प्रीसेट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी ज्योग्राफी से शुरुआत करी गई है, ठीक है। दिस इज़ टाइम फॉर पॉलिटी। तो इनमें अभी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे धीरे धीरे कवर करे जाएंगे, ठीक है। and in that we'll be discussing about the PYQs and that too that is chapter wise and topic wise और subject wise तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। so without any further ado let's begin। अच्छा, आप लोग को पता है, मैंने पहले ही आपको इसके पिछले वीडियो में बता रखा था कि मैंने क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में बांट के रखा है, दैट इज़ हार्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट एंड ईजी टू हैंडल। तो ये रेड वाले होंगे, ये आपके ऑरेंज हो जाएंगे और ये आपके येलो। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चंस हैं और पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉलोनियल रूल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, स्केड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, और जो फंडामेंटल राइट्स एंड आगे के जो सवाल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज विच one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country। 2023 में सवाल आया था कि chief purpose of the constitution क्या है, तो देखते हैं क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन सेज इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉज। हाँ, ये तो है ही, ठीक है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली में यहाँ पे लिमिट्स लिख दिया है तो ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी सही है। नाउ हियर कम्स द थिंग कि जब चारों सही है तो आंसर क्या है। आंसर है इसका इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। चीफ पर्पस पूछा हुआ है, तो चीफ पर्पस क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट is reflected by the constitution of a country, ठीक है। तो it defines and limits the powers of government, ठीक है। ये 2023 में सवाल पूछा गया था। सो लेट्स गो अहेड। इसको मैं इजी कैटेगरी में इसलिए रखूँगा क्योंकि ये बहुत बार PYQs में रिपीटेड है, ठीक है। आपको इसी चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये टॉपिक कई बार रिपीट ऑलरेडी हो रखा है। सो लेट्स गो अहेड, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, इसको थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स, ठीक है। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, दैट इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, ऑन 26, अच्छा ये 2 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे 2023 में, बहुत ज़्यादा अगेन ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सबसे इजी एक तरीके से ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाए तो आपके आंसर बन जाते हैं। बट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेज ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैनशिप वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास था, वो तो सही है। बट ऑन 26 नवंबर 1949 दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर जिस दिन अडॉप्ट किया गया था उस दिन अगर ड्राफ्टिंग कमेटी को असेंबल किया गया होता तो फिर तो ड्राफ्ट हमारा तैयार ही नहीं होता। ये तो गलत है। एंड द आंसर इज 29 अगस्त, मतलब देश के आज़ाद होने के जस्ट 14 दिन बाद 1947 इस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो अगर आपको ये दिख गया कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग किसमें है, इनकरेक्ट। सी मिल गया आपको, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ये वाले क्वेश्चन ईजी के कैटेगरी में इसलिए हैं क्योंकि इसमें आप इजीली एक स्टेटमेंट से आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेट्स गो। इसको मैं एक मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी,
ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो बेस्ट सेफगार्ड करता है हमारे लिबर्टी को? ए, कमिटेड जुडिशरी, बी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, डी, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आप पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। कमिटेड जुडिशरी तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से कहाँ पे जुडिशरी, अब पावर अगर एक ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास बढ़ती जाएगी तो वो बल्कि लिबर्टी पे तो एक क्वेश्चन मार्क होगा, राइट? तो ये भी गलत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये तो नहीं हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा लिबर्टी सेफगार्ड होगा ही होगा, बट सेपरेशन ऑफ पावर, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डू रिफ्लेक्ट द सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। देखो इसमें क्या है कि आपको पता है गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये जो सेपरेशन है ना चेक्स एंड बैलेंस का, यही एक्चुअली में एसओपी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है, 2021 से पूछा गया था और ये भी एक रिपीटेड थीम है, तो हमें पीवाईक्यू से थीम को भी पकड़ना है, राइट? सो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इजी कैटेगरी में सवाल आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, देखते हैं। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। देखो एक तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ओनली, यहाँ पे एक बार ओनली, यहाँ पे अंडर एनी। तो ये तो एक तरीके से अलार्मिंग है, यहाँ पे हमें अपना मतलब कान पूरी तरीके से खोल के बैठना है। ऑप्शन भी है 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है, देख लेते हैं। देर इज ओनली वन सिटीजनशिप, ये तो सही है, एंड वन डोमिसाइल, ठीक है, ये तो सही है। तो अगर ऑप्शन 1 सही है तो ये और ये, तो 2 और 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो 2 तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, 2 ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, एग्जैक्टली ये गलत है क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरलाइज्ड, ठीक है, सिटीजन भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बट कैच इज यूएस में नहीं बन सकता है। यूएस में सिर्फ बाय बर्थ, मतलब वहां पे या सोली चलता है, या सोली इज अ डॉक्ट्राइन, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द सॉइल, लॉ ऑफ सॉइल ही वहां पे चलता है। मतलब द सिटीजन हु इज बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ यूएस कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, स्टेटमेंट 3 क्या है देख लेते हो, सही तो है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान लो उसने सिटीजनशिप लिया ही है फ्रॉड तरीके से तो फिर तो डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। और एक और है कि उसको सिटीजनशिप दिया गया और वो 7 साल तक फिर भारत में रहा ही नहीं, ठीक है, फिर यहाँ भी इस तरीके से भी उससे सिटीजनशिप लिया जा सकता है। और ये है कि उसको सिटीजनशिप मिला और फिर वो 2 साल जेल में रहा, ठीक है, किसी भी देश में उसको 2 ईयर्स तक क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो फिर 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ से भी ऐसे 2-3 रीजन्स हैं, आप उन मतलब अ कंट्री कैन टेक द सिटीजनशिप, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज पॉसिबल इन दीज केसेस, तो ये भी गलत है। तो आंसर विल बी दिस इज, ये तो करेक्ट है, एंड हाँ ओनली 1, ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आगे चलते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना फिर, 1 ओनली। आगे चलते हैं, ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? अरे ये तो सबको पता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सही है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक ये भी सही है, सॉवरेन सेक्युलर तो नहीं होगा, ठीक है, और सोशलिस्ट एंड सेक्युलर भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों गलत है। और ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें सॉवरेन वर्ड नहीं इस्तेमाल है, तो द आंसर विल बी बी, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड आपको पता है इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किए गए थे इन द प्रियम्बल, ठीक है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन इज अगेन ऑन इजी साइड। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, मैंने बोला ना ये थीम काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अगेन बिना देखे आपको देखना है लिमिटेड गवर्नमेंट, डन करो आगे चलो। इन सब क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। ये एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए, 2020 से पूछा गया था, अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पर उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर, मतलब वो पार्ट नहीं भी है और लीगल इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है।
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, जैसे फंडामेंटल राइट हुआ या फंडामेंटल या फिर कोई भी और पार्ट हुआ वैसा ही लीगल इफेक्ट है। अच्छा देखते हैं, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पार्ट। देखो अब यू कैन पॉज एन आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो ये तो सही है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ये कहना अभी थोड़ा सा टीडियस होगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो अ सोर्स और इंस्पिरेशन फॉर अदर लीगल बैकिंग्स। तो अभी ये देखते हैं और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नॉट अ पार्ट तो गलत हो गया, ठीक है, एकदम गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि फंडामेंटल राइट जैसा तो नहीं है ये। बट ये सवाल देखो, अब ये ऑप्शन देखो, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पार्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज वाई इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो द आंसर विल बी डी, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केशवानंद भारती केस में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था। बेरीबारी केस में बोला था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस में इसको बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 368 के तहत इसको भी अमेंड करा जा सकता है, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट भी हुआ, आपको पता है 3 वर्ड जोड़े गए, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आंसर विल बी डी। 8वां चलते हैं, अगेन इट इज ऑन अ इजियर साइड, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब किन किन पार्ट्स में आपको ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन देखने को मिलता है। प्रियम्बल में तो मिलता है ओबियसली, जब जस्टिस की बात करी गई है तो वहाँ पे आपको सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो है ही, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई है, सही से काम करने को मौका दिया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आपको पता होगा, ठीक है। डीपीएसपी पे हम लोग ईजिली इसमें अग्री कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको डिस्कस किया गया है, तो ये तो बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। मैंने बोला ना ये ईजी साइड था। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ऑन अ मॉडरेट स्केल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी का बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इनमें से। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, हो सकता है, शायद नहीं भी। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, अच्छा देखते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को कितना स्ट्रेंथन करता है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। कोशिश करते हैं कि एक एक ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सेग्रीगेट करके देखते हैं। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अच्छा एक बात बताओ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर स्कोप को आपको वाइडन करना है तो आप कोशिश करोगे ना कि और ज़्यादा से ज़्यादा चुने हुए लोग आएँ, राइट, रिप्रेजेंटेटिव आएँ, तो एमएलए एमपी, एक तरीके से लेजिस्लेचर विल बी दैट एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का कहना सही नहीं होगा। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, इस पर तो बल्कि क्वेश्चन किया जाता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो एक तरीके से फेडरलिज्म के थोड़े से वॉयलेशन, कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म को वॉयलेट करते हैं, ऐसा ऑपोजिशन की तरफ से कई बार इस पे आरोप लगाए जाते हैं। बल्कि जो एजेंसी होगी वो कौन सकती है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या फिर इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। दीज एजेंसीज कैन बी द एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो आप आरबीआई को रख सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लेजिस्लेचर भी रख सकते हो आप, मतलब देश में से बहुत सारी एजेंसी इसके लिए आ सकती हैं, ठीक है। द परफेक्ट आंसर फॉर ब्यूरोक्रेसी विल बी इट इज अ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, तो द परफेक्ट आंसर विल बी डी। तो देखो ये एक अच्छा सवाल था, और इस सवाल से, मतलब इस पीवाईक्यू से आप इन नियर फ्यूचर और भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। और अब जब से ऐसे स्टेटमेंट आने लगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल या फिर नन, तो उनमें यहाँ पे अच्छे सवाल बनाने की मतलब यहाँ पे कोशिश हो सकती है यूपीएससी की तरफ से। द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट फॉर द वीडियो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, मैंने बोला नहीं, काफ़ी रिपीटेड और ये फेवरेट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। बिना देखे सीधे जाके लिमिटेड गवर्नमेंट मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, विल बी कमिंग विथ नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। जय हिंद।